नमस्कार। राजस्थान भगवती क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने पिछली जो कल्चर की क्लास है उसमें अपन ने जो प्राचीन साहित्य था या जो पुराना साहित्य था किन्होंने क्या क्या लिखा था, जैसे बात करें केशवदास ने क्या लिखा था, भक्तराम शाह ने क्या लिखा था, कूले माला किन्होंने लिखी थी, राज रत्नाकर किन्होंने लिखा था, वीर रामायण किन्होंने लिखा था। ये सभी जो चीज़ें हैं प्राचीन जो साहित्य था अपना किन किन के काल में लिखा गया, उनमें क्या वर्णन है, ये सभी चीज़ें अपन ने देख ली है। आज अपन देखेंगे कि आधुनिक जो साहित्यकार है उन्होंने क्या योगदान दिया है साहित्य को आगे बढ़ाने में, उन्होंने कौन कौन सी जो है रचनाएं लिखी है। तो सबसे पहले अपन देख रहे हैं आज क्या आधुनिक साहित्य, क्या देख रहे हैं आज अपन आधुनिक साहित्य देख रहे हैं। सबसे पहले अगर अपन देखते हैं आधुनिक साहित्य में तो सबसे पहला नाम अगर आता है तो चंद्र सिंह बिरकाली नाम आता है। किनका आता है? चंद्र सिंह बिरकाली। अपन इनका अलग अलग वर्गीकरण करके देख रहे हैं। लगभग जो सभी है वो एक ही लय में पढ़ाते हैं, मतलब सबको एक जगह कर देते हैं, लेकिन अपन पढ़ा रहे हैं कि आधुनिक साहित्यकार अलग करके पढ़ा रहे हैं और जो पुराने साहित्यकार थे, जो पुरानी जो रचनाएं थी, उनको अलग किया है। आपको याद करने में इनको आसानी रहेगी। सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं चंद्र सिंह बिरकाली, जो कि कहाँ से बिलोंग करते थे। अपन बात करें तो ये हनुमानगढ़ के थे। हनुमानगढ़ के कौन? चंद्र सिंह बिरकाली। इनकी कुछ रचनाएं जो बहुत ही प्रसिद्ध रचनाएं रही है, जिनमें अगर बात करें तो सांझ, क्या? सांझ। दूसरी अगर बात करें सांझ लू। तीसरी अगर रचना की बात करें तो इनकी आती है बादली। बादली या बादली जिसको बोलते हैं। बादली जो है आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य करती है। बादली जो है आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य करती है। बादली जो है इंपॉर्टेंट है चंद्र सिंह बिरकाली जी में, कि बादली जो है आधुनिक राजस्थानी भाषा की प्रथम काव्य कृति कौन सी है, तो नाम आता है बादली का। इससे अगली अगर रचनाएं देखें तो रचना आती है अपनी रघुवंश का अनुवाद। रघुवंश का अनुवाद भी इन्होंने किया था। इनकी एक दो रचनाएं और अच्छी, जिसमें अगर देखें तो कह मुकरणी, कह मुकरणी नाम से भी इनकी एक रचना आती है। कह मुकरणी की बात अगर देखें तो अपनी रचना आती है मरुधर महिमा। मरुधर महिमा। ये कुछ 5-6 रचनाएं हैं जो किनकी है? चंद्र सिंह बिरकाली की। अगर इन पे मोस्ट इंपोर्टेंट देखें तो बादली का नाम आता है, दूसरी जो है रघुवंश के अनुवाद का नाम आता है। लगभग पूछ लिया जाता है कि सांझ लू, ये भी है सांझ लू बादली। अगर याद करें तो सांझ लू बादली, रघुवंश का अनुवाद कह गई मुकरणी, मरुधर महिमा। सांझ लू बादली, रघुवंश का अनुवाद कह मुकरणी और मरुधर महिमा। ये किनकी रचनाएं है? चंद्र सिंह बिरकाली की। अपन दूसरे साहित्यकार देख रहे हैं जिनमें नाम आता है रेवतदान चारण का। किनका आता है? रेवतदान चारण। रेवतदान चारण जो कि क्या है? आधुनिक एक साहित्यकार है, जिनकी भी कुछ रचनाएं हैं जो इंपॉर्टेंट हो सकती है। इसमें पहली जो रचना अपन ले रहे हैं जो नेहरू ने ओल्मू। नेहरू ने ओल्मू, इनकी जो पहली रचना है कौन सी है? नेहरू ने ओल्मू। इनकी अगर दूसरी रचना देखें तो बरखा बीननी नाम से आती है। किस नाम से आती है? बरखा बीननी। इनकी तीसरी जो रचना देखते हैं अपन धरतीरा गीत। कौन सी आती है? धरतीरा गीत। ये 3 जो रचनाएं अपन ने इनकी ली है रेवतदान चारण की, जिसमें नेहरू जी को ओल्मा दिया गया है। अगर याद करने की कोशिश करें तो नेहरू जी जो अपने प्रधानमंत्री थे उनको ओल्मा दिया गया इसमें, नेहरू जी को ओल्मू। नेहरू जी ने ओल्मू देड़ो है। दूसरी है बरखा बीननी, बरखा की बीननी। बरखा जो होती है, बरखा से बारिश आने वाली है, बादलों की बरखा, उसी प्रकार बारिश की बरखा, वो बरखा बीननी, बरखा की बीननी। धरतीरा गीत, इन्होंने क्या किया कि धरतीरा गीत गाया नेहरू जी ने ओल्मोदेर। धरतीरा गीत गाया नेहरू जी ने ओल्मोदेर, बरखा की बीननी के सागे। धरतीरा गीत गाया है नेहरू जी ने ओल्मोदेर, बरखा की बीननी के सागे। तो रेवतदान चारण ने 3 कृतियां लिखी जो अपन ने देखी है। अपन तीसरे साहित्यकार को समझने की कोशिश करते हैं, जिनमें नाम आता है नारायण सिंह भाटी। जिनका नाम है नारायण सिंह भाटी। जो प्रमुख है उन्हीं को अपन देख रहे हैं, जो भी आधुनिक साहित्यकार उन सबको अपन देख रहे हैं, ताकि आपके एक भी ऐसा प्रश्न ना आए जो इससे बाहर निकल जाए। तो अगर नारायण सिंह भाटी की बात करें तो इनकी पहली रचना अपन देखते हैं बरसनरा दियोड़ा। बरसनरा दियोड़ा डूंगर लांगिया। बरसनरा दियोड़ा डूंगर लांगिया। बरसनरा देवड़ा डूंगर लांगिया इनकी इंपॉर्टेंट रचना में से आती है। बरसनरा देवड़ा डूंगर लांगिया किनकी रचना है? नारायण सिंह भाटी की। इनकी जो दूसरी रचना आती है वो आती है सांझ, जो कि सांझ रचना चंद्र सिंह बिरकाली जी की भी थी, लेकिन नारायण सिंह भाटी जी की भी कौन सी रचना है? सांझ।
एक रचना इनकी आती है ओलू या ओल्यू, ओल्यू या ओलू नाम से आती है। अगर इनकी अगली रचना देखें तो मीरा। इनकी लास्ट जो रचना आती है वो आती है मेघदूत का अनुवाद, मेघदूत का अनुवाद। अपन ने रघुवंश का अनुवाद चंद्र सिंह बिरकाली जी के अंदर देखा था, और मेघदूत का अनुवाद किन्होंने किया, नारायण सिंह जी भाटी ने। ये भी इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि मेघदूत का अनुवाद किन्होंने किया था, नारायण सिंह जी भाटी ने, और रघुवंश का अनुवाद चंद्र सिंह बिरकाली ने। इनकी जो प्रमुख रचना है बरसनरा दियोड़ा ढूंगर ला गया, ये तो याद होने लायक है कि बरसनरा दियोड़ा ढूंगर ला गया, सांझ ओढ़ू मीरा, सांझ ओढ़ू मीरा। मेघदूत का अनुवाद किन्होंने लिखे, नारायण सिंह जी भाटी ने। इसके आगे अगर इंपॉर्टेंट आधुनिक साहित्यकार देखें तो तीन अपन ने देख लिए, चंद्र सिंह बिरकाली जी जो हनुमानगढ़ से थे, रेवतदान चरण जिन्होंने जिनकी तीन कृतियां अपन ने देख ली, नारायण सिंह जी भाटी जिनकी अपन 3 से 4 कृतियां अपन ने देख ली है। इसके आगे अगर बात करें तो मणि मधुरकर, मणि मधुरकर ये भी प्रमुख आधुनिक साहित्यकारों में से है, जिनकी अगर रचना देखें तो पग फेरो, पग फेरो जो कि केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार जिसको मिला हुआ है। जो पग फेरो इनकी रचना है, इसको केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार इसको क्या है मिला हुआ है। पग फेरो को कौन सा साहित्य पुरस्कार मिला हुआ है? केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार है पग फेरो को मिला हुआ है, जो किसकी रचना है? मणि मधुरकर की। इनकी जो दूसरी रचना देखते हैं हवा में अकेले, हवा में अकेले, ये किसकी रचना है? मणि मधुरकर की। मणि मधुरकर की और रचना में आती है तो भरत मुनि के बाद, भरत मुनि के बाद। अगर इनकी चौथी रचना देखिए तो रस गंधर्व, कौन सी आती है? रस गंधर्व। किनकी रचना है? मणि मधुरकर की। भरत मुनि के बाद इन्होंने क्या किया? पग फेरो किया। पग फेरो कब किया? हवा में अकेले ही पग फेरो कर लिया। किसके साथ? रस गंधर्व के साथ। भरत मुनि के बाद इन्होंने पग फेरा किया, पग फेरा हवा में अकेले ही इन्होंने कर लिया, किसके साथ? रस गंधर्व के साथ। ये मणि मधुरकर की 4 जो करती हैं अपन ने लिए। इसके आगे अगर साहित्यकार देखते हैं तो चंद्र शर्मा गुलेरी। किनका नाम आता है? चंद्र शर्मा गुलेरी, जो कि एक इंपॉर्टेंट साहित्यकार थे। इन्होंने बहुत सी जो कृतियां हैं इन्होंने लिखी थी। चंद्र शर्मा गुलेरी कहाँ के बताए जाते हैं? ये जयपुर के साहित्यकार हैं। कौन? चंद्र शर्मा गुलेरी। ये इनको गुलेरी भी कहते हैं। चंद्र शर्मा गुलेरी कहाँ के बताए जाते हैं? जयपुर के बताए जाते हैं। इनकी जो रचनाएं देख रहे हैं उनमें देख रहे हैं अपन बुद्धू काटा, बुद्धू काटा। दूसरी अगर इनकी रचना देखते हैं तो वो देखते हैं सुखमय जीवन, सुखमय जीवन। अगर इनकी तीसरी रचना देखते हैं अपन बुद्धू काटा सुखमय जीवन की तीसरी रचना आती है उसने कहा था, उसने कहा था। ये इनकी क्या है? कहानी है। अगर इनकी याद करने की अगर ट्रिक क्या अगर देखें तरीका हो सकता है कि उसने कहा था सुखमय जीवन जीने के लिए बुद्धू काटा बनना ही पड़ता है। उसने कहा था सुखमय जीवन जीने के लिए बुद्धू काटा बनना ही पड़ता है। किन्होंने कहा था? गुलेरी जी ने। गुलेरी जी ने ये कहा था कि अगर आपको सुखमय जीवन जीना है, गुलेरी जी मतलब उसने कहा था कि सुखमय जीवन जीने के लिए आपको बुद्धू कांटा बनना ही पड़ेगा। ये कुछ 5-6 साहित्यकार अपन ने देख लिए, और जो इम्पोर्टेंट साहित्यकार है अपन आगे देखते हैं। अब देखते हैं अपन रागे राघव नाम से जो साहित्यकार रहते हैं, प्रमुख साहित्यकार है, आधुनिक साहित्यकार, जिनमें पहली अगर इनकी रचना देखते तो घरौंदा। कौन सी रचना है की? घरौंदा। अगर इनकी दूसरी रचना देखे तो मुर्दों का टीला। कौन सी है? मुर्दों का टीला। घरौंदा मुर्दों का टीला। अगर इनकी तीसरी रचना देखें तो कब तक पुकारूं, कब तक पुकारूं। अगर इनकी चौथी रचना देखें अपन तो आखिरी आवाज, आखिरी आवाज। अगर इनकी लास्ट रचना 5वीं रचना देखें जो सीधा साधा, सीधा साधा रास्ता, सीधा साधा रास्ता। इनकी कुछ जो रचनाएं इंपॉर्टेंट हो सकती है उन्हीं को लिया है, जिसमें राग घरौंदा, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज, सीधा साधा रास्ता, जो कि सिंपल हो सकती है, आपके याद करने लायक हो सकती है, इसलिए उन्हीं को लिया है। बाकी बहुत सी इन्होंने करतियां लिखी, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आज तक एग्जाम्स में पूछे जाने लायक है या पूछी गई है उन्हीं को इसमें शामिल किया है। रागे राघव ने क्या लिखा था? घरौंदा, मुर्दों का टीला, घरौंदा, मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, आखिरी आवाज, सीधा साधा रास्ता। ये कृतियां जो कि इन्होंने लिखी थी रागे राघव ने। इनके आगे अगर साहित्यकार देखें अपन प्रमुख साहित्यकारों में तो उसमें नाम आता है शिवचंद भरतिया। किनका नाम आता है? शिवचंद भरतिया, शिवचंद जी भरतिया, जो भी एक अपने आधुनिक साहित्यकार हैं। इनकी अगर कृतियां देखें तो इसमें सबसे पहले आती है अपनी केसर विलास, केसर
विलास नाम से। कौन सी कृति आती है? केसर विलास। इनकी अगर दूसरी कृति देखें तो फाट का जंजाल, फाट का जंजाल। ये एक इम्पोर्टेंट साहित्यकार है, अपने आधुनिक साहित्यकार, जिसमें केसर विलास, फाट का जंजाल, बौद्ध दर्पण, बौद्ध दर्पण। आगे देखिए कनक सुंदर, कनक सुंदर। इनकी रचना देखिए विश्रांत प्रवास, विश्रांत प्रवास। तो केसर विलास जो है वो नाटक है, और बौद्ध दर्पण, बौद्ध दर्पण भी इनकी क्या है? रचना है। और कनक सुंदर जो है इनने क्या उपन्यास है, और विश्रांत प्रवास क्या है? अपनी कहानी। तो शिवचंद भरतिया को एक उपनाम और दिया गया जिसमें कहा गया कि राजस्थानी के प्रथम आधुनिक गद्यकार जिनको माना जाता है, राजस्थानी के प्रथम आधुनिक गद्यकार, इनको क्या माना गया है? राजस्थानी के प्रथम आधुनिक गद्यकार किनको? शिवचंद भरतिया को। इन्होंने केसर विलास नाटक है, फाट का जंजाल, बौद्ध दर्पण, कनक सुंदर उपन्यास, विश्रांत प्रवास इनकी क्या है? कहानी है। जो कि ये माना जाता है कि पहला नाटक कौन सा है? केसर विलास। पहला जो नाटक के रूप में लिखा गया है किनके द्वारा? शिवचंद भरतिया के द्वारा। कौन सा है? केसर विलास। कनक सुंदर जो है पहला उपन्यास माना जाता है। विश्रांत प्रवास कौन सी? कहानी मानी जाती है। तो केसर विलास, कनक सुंदर और विश्रांत प्रवास ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए केसर विलास नाटक, कनक सुंदर उपन्यास, विश्रांत प्रवास क्या है? इनमें कहानी है। इसके आगे अगर अपन देखते हैं प्रमुख साहित्यकारों में, तो अगले साहित्यकार अपने आते हैं मुरलीधर व्यास। कौन से आते हैं? मुरलीधर व्यास। इनके प्रमुख साहित्यकारों में मुरलीधर व्यास का नाम आता है। शिवचंद भरतिया जी इंपॉर्टेंट साहित्यकार है, जिनमें केसर विलास, कनक सुंदर और विश्रांत प्रवास इन तीनों को याद रखना भी जरूरी है। अगर मुरलीधर व्यास जी की पहली कृति देखें तो उसमें आती है राजस्थानी कहावता, राजस्थानी कहावता नाम से इनकी जो है पहली कृति आती है। अगर इनकी दूसरी कृति देखें दाढ़ी पर टेक्स्ट, दाढ़ी पर टैक्स, इनकी दूसरी कृति है दाढ़ी पर टैक्स। इनकी तीसरी जो करती है वो कौन सी है? घूमर। तो इन्होंने क्या किया? मुरलीधर व्यास जी ने क्या किया? घूमर, घूमर करते हुए दाढ़ी पर टेक्स्ट लिखा दिया। राजस्थानी कहावता के साथ इन्होंने घूमर करते हुए दाढ़ी पर क्या लगा दिया? टेक्स्ट लगा दिया। ये इनकी तीन कृतियां हैं जो अपन ने देखी, इनकी मुरलीधर व्यास जी की। इसके आगे अगर अपन देखें तो नथमल जोशी, श्रीलाल नथमल जोशी, श्रीलाल नथमल जोशी भी अपने प्रमुख आधुनिक साहित्यकार हैं, जिनमें अपन इनकी जो कृतियां देख रहे हैं वो देख रहे हैं अभय पटकी, अभय पटकी। दूसरी इनकी सबड़का। तीसरी जो इनकी कृति है वो है दोहरारो दोहरी, दोहरारो दोहरी। चौथी है इनकी परन्योड़ी कुंवारी, परन्योड़ी, परन्योड़ी कुंवारी। इनकी जो पांचवी कृति है वो है एक बीननी दो बींद, एक बीननी दो बींद। इनकी प्रमुख कृतियां अपन ने ली है इनकी नथमल जोशी जी की, जिसमें आभे पटकी, सबड़का, दोहरारो दोहरी जो कि कवि राजा श्यामलदास, दोहरारो दोहरी जो है कवि राजा जो श्यामलदास हुए हैं, कवि राजा श्यामलदास की क्या है? जीवनी है। इसमें कवि राजा श्यामलदास के बारे में इसमें लिखा गया कि इसमें दोहरारो दोहरी, जो किनमें लिखे? नथमल जोशी जी ने। कवि राजा श्यामलदास की जिसमें जीवनी कौन सी है? दोहरारो दोहरी। इनके अन्य रचनाएं देखिए तो आभे पटकी, एक बींदनी दो बींद, परन्योड़ी कुंवारी और सबड़का किनकी है? नथमल जोशी की। श्रीलाल नथमल जोशी ने कौन कौन सी कृतियां लिखी है? आभे पटकी, सबड़का, परन्योड़ी कुंवारी, एक बींदनी दो बींद, दोहरारो दोहरी। इसके आगे अगर अपन देखते हैं प्रमुख साहित्यकारों में तो नाम आता है अन्नाराम सुदामा का। किनका आता है? अन्नाराम सुदामा। जो भी प्रमुख साहित्यकारों में, आधुनिक साहित्यकारों में आते हैं, इनकी अगर रचनाएं देख रहे हैं तो देखते हैं महकती काया, अन्नाराम सुदामा की महकती काया, मुलकती धरती, महकती काया, मुलकती धरती, मुलकती धरती, महकती काया, मुलकती धरती, आंधी अरास्ता, आंधी अर आस्था। और इनकी चौथी अगर कृति देखें अपन तो पिरोल में कुती, पिरोल में कुती। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं महकती काया, मुलकती धरती। ये दो इंपॉर्टेंट है इसलिए अपन ने इनको ऊपर लिखा है, महकती काया और मुलकती धरती। इसके आगे अलावा देखें तो आदि आस्था और पिरोल में कुती, ये भी इनकी क्या है? नाराम सुदामा जी की प्रमुख कृतियों में आती है। कौन कौन सी?
महकती काया मुलकती धरती, इन दो को याद करना आसान रहेगा। महकती काया मुलकती धरती किनकी है? नारायण सुदामा जी की। अगर इनके आगे अपन देखते हैं कि जो प्रमुख साहित्यकार और कौन से हो सकते हैं, उन सभी को अपन देख रहे हैं। इनके अगर अपन देखें इस प्रमुख साहित्यकार में तो याग्वेंद्र शर्मा, जिनको चंद्र भी कहा जाता था, उनका नाम आता है किनका? याग्वेंद्र शर्मा, जिनको चंद्र कहा जाता था। इनकी अगर कृतियां देखें तो उसमें आते हैं जमारो। कौन सी आती है? जमारो, जो कि एक कहानी संग्रह कहा जाता है कि ये कहानी संग्रह है। जमारो जो है इनका क्या है? कहानी संग्रह है। क्या? जमारो। जमारो किनके द्वारा? याग्वेंद्र शर्मा चंद्र द्वारा लिखा गया। दूसरी अगर करते देखें तो संबंध और थार या जोग संजोग, जोग संजोग, इनकी दूसरी कृति कौन सी है? जोग संजोग। तीसरी संबंध और थार, मतलब समुद्र और थार के रूप में भी इन्होंने क्या लिखी है? कृति लिखी है। संबंध क्या कहा गया? समुद्र। समुद्र को क्या कहा गया? संबंध। अगर चौथी कृति देखें तो इनकी आती है चांदा सेठानी। कौन सी कृति आती है? चांदा सेठानी। किनकी कृति है? याग्वेंद्र शर्मा की। अगर इनकी पांचवी कृति देखें अपन तो वो आती है खमा अन्नदाता। खमा अन्नदाता। खमा अन्नदाता किनकी कृति है? अपने याग्वेंद्र शर्मा चंद्र की कृति है। जो अगर इनके आगे कृति देखें अपन तो हूँ गोरी किन पीऊली, हूँ गोरी किन पीऊली, ये इनका एक उपन्यास है। हूँ गोरी किण पीऊली उपन्यास है, प्रमुख उपन्यास है जो कि इंपॉर्टेंट हो सकता है। हूँ गोरी किण पीऊली। जमारो इनकी कहानी संग्रह है जो कि इनके द्वारा याग्वेंद्र शर्मा द्वारा लिखी गई है। जनानी ड्योढ़ी इनकी एक प्रमुख कृति भी आती है, जनानी ड्योढ़ी। जनानी ड्योढ़ी। जनानी ड्योढ़ी किनकी करती है? अपने याग्वेंद्र शर्मा या चंद्र की करती है। हजार घोड़ों पर सवार भी किनकी करती है? अपने याग्वेंद्र शर्मा की। एक और मुख्यमंत्री, ये भी एक इंपॉर्टेंट कृति हो सकती है। एक और सीएम के मतलब है मुख्यमंत्री, एक और चीफ मिनिस्टर मतलब एक और मुख्यमंत्री, ये भी किन्होंने लिखी है? अपने याग्वेंद्र शर्मा या चंद्र ने लिखी है। मिट्टी का कलंक भी किन्होंने लिखी है? याग्वेंद्र शर्मा ने। तो इनकी कृतियां होगी जमारो जो कि कहानी संग्रह है, जोग संजोग, संबंध और थार। चांदा सेठानी भी इनकी करती है। खमा अन्नदाता, हूँ गोरी किण पीवली जो उपन्यास है वो भी याग्वेंद्र शर्मा जी की करती है। जनानी ड्योढ़ी और एक और सीएम, ये किनकी करती हैं? याग्वेंद्र शर्मा की। इनके आगे अगर साहित्यकार देखें तो मेघराज मुकुल नाम आता है। किनका नाम आता है? मेघराज मुकुल का। तो मेघराज मुकुल, मेघराज मुकुल की अगर कृतियां देखें अपन की, मेघराज मुकुल ने कौन कौन सी कृतियां लिखी? तो सेनानी, सबसे पहले इनकी कृति आती है सेनानी, जो एक कहानी जो एक कविता कहा जाती है कि ये कविता है। सेनानी जो है क्या, किस रूप में? कविता के रूप में है। कौन सी कृति? सेनानी। दूसरी जो अगर इनकी कृति देखें अपन तो कोडम दे। कोडम दे कौन सी रचना आती है? कोडम दे। अगर तीसरी इनकी रचना देखें तो सूरज रे माथे सिंदूर। तीसरी रचना देखें तो सूरज रे माथे सिंदूर। कौन सी रचना है? सूरज रे माथे सिंदूर। अगर इनकी अगली रचना देखें तो रानी पद्मावती नाम से भी इनकी एक रचना लिखी हुई है। कौन सी? रानी पद्मावती। रानी पद्मावती की भी इनकी क्या लिखी हुई है? एक रचना लिखी हुई है। सेनानी जो कि कविता संग्रह है, कोडम दे, सूरज रे माथे सिंदूर, रानी पद्मावती की इनकी रचना है मेघराज मुकुल की। अगर एक और रचना इनकी देखें अपन तो जागती जोत। जागी जोत या जागती जोत नाम से इनकी क्या है? रचना है, जो कि राजस्थान का काव्य संग्रह कहलाता है। राजस्थान का काव्य संग्रह अगर पूछ लिया जाए राजस्थान का काव्य संग्रह कौन सा ग्रंथ कहलाता है तो जागी जोत या जागती जोत नाम से जो कृति है मेघराज मुकुल जी की, वो क्या कहलाता है? राजस्थान का काव्य संग्रह। अगर इसके आगे अपन देखें तो अर्जुन देव चारण, किनका नाम आता है? अर्जुन देव चारण, जो कि एक आधुनिक साहित्य प्रमुख आधुनिक साहित्यकार है अर्जुन देव चारण, जिनकी अगर रचना देखें तो एक रचना जो प्रमुख आती है वो घर तो एक नाम भरोसेरो। घर तो नाम भरोसेरो, घर तो नाम भरोसेरो, ये किन्होंने लिखा है? अर्जुन देव चारण ने। जो इसको जो घर तो नाम भरोसेरो इसको बिहारी पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा पुरस्कार मिला हुआ है? बिहारी पुरस्कार मिला हुआ है। किसको? अर्जुन देव चारण की जो रचना है घर तो एक नाम भरोसेरो, उसको बिहारी पुरस्कार मिला हुआ है। किसको? घर तो एक नाम भरोसेरो, जो किन्होंने लिखी? अर्जुन देव चारण ने। इनके आगे अगर देखते हैं तो चंद्र प्रकाश देवल, चंद्र प्रकाश देवल का नाम आता है। किनका नाम आता है? चंद्र प्रकाश देवल का, जो कि एक प्रमुख आधुनिक साहित्यकारों में आते हैं, जिनको 2011 में जो चंद्र प्रकाश देवल इनको 2011 में पद्मश्री जो पुरस्कार होता है उससे नवाजा गया। किसे? पद्मश्री जो पुरस्कार मिला किनको? चंद्र प्रकाश देवल को। किस कविता के लिए मिला या किसके लिए मिला? तो पागी कविता, पागी कविता संग्रह इन्होंने लिखा था। कौन सा? पागी क्या है? ये कविता है, इसके लिए इनको पद्मश्री मिला था। पागी जो कविता है इसको 1979 में, पागी जो कविता इसके लिए इनको 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है।
साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसके लिए? 1979 में। किस कविता के लिए? पागी जो कविता है इसके लिए उनको 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। इनको 2011 में पद्मश्री से भी नवाजा गया है। इसके आगे अगर देखें तो हरीश बादाणी नाम आता है। किनका नाम आता है? हरीश बादाणी। हरीश बादाणी। इनकी अगर कृतियां देखिए, हरीश बादाणी की कौन कौन सी प्रमुख कृतियां हो सकती है जो अपने आने लायक हो सकती है? तो बाथा में भूगोल नाम से इनकी एक कृति आती है। कौन सी? बाथा में भूगोल, जो किन्होंने लिखी थी? हरीश बादाणी ने। कौन सी रचना है? बाथा में भूगोल। इसके आगे अगर अब देखें तो रामेश्वर लाल श्रीमाली। रामेश्वर लाल श्रीमाली प्रमुख साहित्यकार आते हैं। मैंने वही साहित्यकार लिए जिनके बारे में कहीं ना कहीं किसी भी एग्जाम में, किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है। अपन ने उन्हीं को लिया है, इसलिए इन सभी को देखना जरूरी है। क्लास थोड़ी सी लंबी हो सकती है, या मेरे हिसाब से नहीं, लगभग 30 मिनट के लगभग ये क्लास होगी, जिसमें सभी जो आधुनिक साहित्यकार हैं उन सभी की कृतियां अपन इसमें शामिल कर लेंगे, ताकि आपको किसी दूसरी की क्लास या किसी दूसरी जगह भटकना ना पड़े, किसी दूसरी बुक में आपको देखना ना पड़े। रामेश्वर लाल जो श्रीमाली है, उन्होंने 2 कृतियां लिखी। कुचमादी आखर। कुचमादी आखर कौन सी रचना है? कुचमादी आखर। इनकी जो दूसरी रचना अगर देखें तो म्हारो गांव। म्हारो गांव। जो म्हारो गांव जो इनकी रचना है उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा अकादमी पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार। किसको? म्हारो गांव को। किन्होंने लिखी थी? रामेश्वर लाल श्रीमाली ने। इनकी एक और रचना है कुचमादी आखर नाम से भी इनकी एक रचना है। अगर इसके आगे अपन देखते हैं, हरीश बादाणी ने कौन सी लिखी थी? बाथा में भूगोल। रामेश्वर लाल श्रीमाली जी ने कौन सी? कुचमादी आखर और म्हारो गांव। म्हारो गांव को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ है। अब अगर देखें वीर सतसई नाथू सिंह महिरारिया, इन्होंने वीर सतसई नाम से, जो कि सूर्यमल मिश्रण की है वीर सतसई, लेकिन उन्होंने भी एक वीर सतसई नाम से क्या लिखी है? रचना लिखी है। किन्होंने? नाथू सिंह महिरारिया ने। एक रूडो राजस्थान नाम से रचना आती है। कौन सी? रूडो राजस्थान नाम से रचना आती है, जो कि लिखी है चंडीदान जी सांडू ने। चंडीदान सांधु ने। किन्होंने लिखी है? रूडो राजस्थान। किन्होंने लिखी? चंडीदान जी सांधु ने। ये जो है रूडो राजस्थान क्या है? एक डिंगल का गीत है। क्या है ये? रूडो राजस्थान डिंगल का गीत है, इसलिए मैंने इसको प्रीफर किया यहाँ पे कि ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। रूडो राजस्थान क्या है? डिंगल का गीत। किन्होंने लिखा? चंडीदान जी। आगे की अगर रचना देखिए, रूडो राजस्थान किन्होंने लिखा था? चंडीदान जी सांधु ने, जो कि एक डिंगल का गीत है। एक जो प्रमुख साहित्यकार आते हैं अपने, नागराज शर्मा नाम से आधुनिक साहित्यकार आते हैं, जिनकी जो अगर कृति देखें, जो कहाँ के थे? पिलानी के। कहाँ के थे? पिलानी के। ये कहे जाते हैं कि झुंझुनू जो पिलानी है वहाँ के नागराज शर्मा। इनकी कृतियाँ आती है इब तो चेतो। इनकी रचना जो आती है इब तो मुल्को इब तो चेतो। इनकी दूसरी जो रचना आती है वो आती है बरखा बीननी। इनकी 2 रचनाएं अपन ने देखी, इब तो मुल्को और इब तो चेतो। इसके बाद में बरखा बीननी। इनकी 2 रचनाएं किनकी? जो पिलानी के हैं नागराज जी शर्मा। कौन कौन सी? इब तो मुल्को इब तो चेतो, और दूसरी है बरखा बीननी। अगर आगे देखें, एक रचना आती है बोल बारमली, जो किनकी रचना है? अपने सत्यप्रकाश जोशी की। किनकी रचना है? सत्यप्रकाश जोशी की। कौन सी रचना है? बोल बारमली। सत्यप्रकाश जोशी की रचना है, जो कहाँ से बिलोंग करते हैं? जोधपुर के हैं। कहाँ के हैं? जोधपुर के। कौन? सत्यप्रकाश जोशी, जिनकी रचना है बोल बारमली। अगर दूसरी अगर रचना आई थी बागो बारमली। बोल बारमली। दूसरी है बागो या बागो बारमली। भागो या बागो बारमली, जो लिखी है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। किन्होंने लिखी? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत द्वारा कौन सी लिखी है? बागो बारमली। किन्होंने लिखी है? लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अगर इनकी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की और कृतियां देखी जाए तो आती है टावरा री बात। दूसरी अगर इनकी कृति देखे तो टावरा री बात, मजली रात। अगर तीसरी इनकी कृति देखे तो मूमल। एक और इनकी देखे तो अमोलक बाता। ये कुछ इनकी कृतियां आती है। बागो बारमली इनकी है, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की। इनकी और कृतियां देखें तो टावरा री बात, मजली रात, मूमल और अमोलक बाता। ये किनकी रचनाएं हैं? अपनी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जी की। अगर इनकी और रचनाएं देखी तो 30 मार और एक रचना आती है
30 मार खां, 30 मार खां रचना किनकी कही जाती है? ये जो 30 मार का रचनी है गोवर्धन सिंह शेखावत की है। किनकी है? गोवर्धन सिंह शेखावत, गोवर्धन सिंह शेखावत की कौन सी रचना है? 30 मार खां। एक जो रचना आती है कूक पड़ेरी पीठ, कूक पड़ेरी पीठ, कौन सी आती है? कूक पड़ेरी पीठ, जो कि कूक पड़ेरी पीठ है कल्पना पंत की, कल्पना पंत या कांत की, कल्पना कांत की, जिसको 1995 में, कूक पड़ेरी पीठ को 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सी रचना को? कूक पड़ेरी पीठ को, जो कि किनके द्वारा रचित है? कल्पना कांत के द्वारा रचित है। इसको 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। 30 मार का किनके द्वारा रचित है? गोवर्धन सिंह शेखावत के द्वारा। किनके द्वारा? गोवर्धन सिंह शेखावत के द्वारा। एक जो प्रमुख रचना आती है केहर प्रकाश नाम से, किस नाम से? केहर प्रकाश नाम से, जो कि लिखी थी बख्त राम शाह ने, बख्त राम या बख्तावर, बख्तावर राम ने, भक्त राम या बख्तावर राम ने ये रचना लिखी थी। कौन सी? केहर प्रकाश ने, जो कि एक इंपोर्टेंट रचना हो सकती है। कौन सी? केहर प्रकाश। एक रेंगती है चींटियां, रेंगती है चींटियां, रेंगती है चींटियां, जो कि लिखी थी जबरनाथ पुरोहित ने। किन्होंने? जबरनाथ पुरोहित ने। रेंगती है चींटियां किनके द्वारा रचित है? जबरनाथ पुरोहित ने, जबरनाथ पुरोहित ने, जिसको क्या मिला हुआ है? मीरा पुरस्कार, मीरा पुरस्कार, जो कि साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। मीरा पुरस्कार कौन सी रचना को मिला है? रेंगती है चींटियां, रेंगती है चींटियां, जो कि जबरनाथ पुरोहित द्वारा रचित है। इसके आगे अगर देखें तो कुछ रचनाएं आती है जिसमें अबलाओं का इंसाफ अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है, वागद्वार लिखी है कल्याणमल लोढ़ा ने, जिसको 2001 में बिहारी पुरस्कार मिला हुआ है। कौन सा? बिहारी पुरस्कार। कौन सी रचना है? वागद्वार, वागद्वार 2001 में क्या मिला हुआ है इसको? बिहारी पुरस्कार। इसको बिहारी पुरस्कार मिला है, जो कि लिखी गई है कल्याणमल लोढ़ा द्वारा, कल्याणमल लोढ़ा द्वारा। 2001 में इसको क्या मिला हुआ है? बिहारी पुरस्कार। अबलाओं का जो इंसाफ है वो किन्होंने लिखी थी? अभी मैंने बताया अंबिका दत्त व्यास ने। अबलाओं का इंसाफ किन्होंने लिखी? अंबिका दत्त व्यास ने। अब कुछ जो प्रमुख रचनाएं थी राजस्थानी नाम से, तीन चार रचनाएं थी राजस्थानी नाम से। राजस्थानी कहावतें, दूसरी जो रचना थी राजस्थानी कहावतें, यह आती राजस्थानी कहावतां। एक आती राजस्थानी कहावतें, यह आती राजस्थानी कहावतां। तीसरी आती राजस्थानी वात। ये तीन रचनाएं, इनके अलग अलग देखते हैं क्योंकि ये सात एक जैसी दिखने में एक जैसी होती है। राजस्थानी कहावतें, राजस्थानी कहावतां, राजस्थानी बात, तो इनमें कंफ्यूज होने के ज्यादा चांस रहते हैं, इसलिए मैंने एक जगह लिया है। राजस्थानी जो कहावतें हैं वो लिखी नरोत्तम स्वामी ने। किन्होंने? नरोत्तम स्वामी ने। राजस्थानी जो कहावतां हैं वो लिखी है मुरलीधर व्यास ने। किन्होंने लिखी है? मुरलीधर व्यास ने। और जो राजस्थानी बातें हैं वो किन्होंने लिखी है? सूर्यकरण पारिक ने। किन्होंने लिखी है? सूर्यकरण पारिक ने, या सूर्यमल या सूर्यकरण पारिक ने। कौन सी लिखी? राजस्थानी वाद। राजस्थानी कहावतां मुरलीधर व्यास ने, राजस्थानी कहावतें नरोत्तम स्वामी ने। एक आती है अक्षर बावणी, अक्षर बावणी नाम से रचना आती है, अक्षर बावणी, जो कि लिखी है माधोदास बारट ने। किन्होंने लिखी है? माधोदास बारहट ने। कौन सी? अक्षर बावणी जो रचना है माधोदास बारट द्वारा रचित है। मनोहर जो शर्मा है इनके द्वारा भी कुछ कृतियां रचित है, जिनमें अगर देखें तो कन्यादान, रोएडारा फूल, दो रचना आती है। कन्यादान, दूसरी आती है रोहिडेरा फूल। कन्यादान और रोहिडेरा फूल जो कि लिखी है मनोहर शर्मा ने। इन्होंने? मनोहर शर्मा ने। तो रोएडेरा फूल और कन्यादान किनकी रचना है? अपने मनोहर शर्मा जी की, जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कन्यादान और रोएडेरा फूल किनकी रचना है? मनोहर शर्मा ने। बागो बारमली किन्होंने लिखी है? लक्ष्मी कुमारी चौंडावत ने। बोल बारमली किन्होंने लिखी है? सत्यप्रकाश जोशी ने। किन्होंने लिखी है? सत्यप्रकाश जोशी ने। सोनो निपजे रेत में एक रचना है जो लिखे गजानन शर्मा ने। कौन सी? सोनो निपजे रेत में, किन्होंने लिखी है? गजानन शर्मा ने। धरती कद ताई घूमेली, एक और रचना है
धरती कद ताई घूमेली, ये रचना है अपने सावर दहिया की। किन की रचना है? सावर दहिया की। कौन सी? धरती कद ताई घूमेली। एक रचना है अपनी राजपूत जीवन संध्या, जो कि रमेश चंद्र दत्त द्वारा लिखी गई है। राजपूत जीवन संध्या, राजपूत जीवन संध्या, जो जिसमें जो है हल्दीघाटी युद्ध का रोमांचकारी वर्णन है। कौन सी रचना है? राजपूत जीवन संध्या, रमेश चंद्र दत्त द्वारा ये क्या है? रचित है। जो भी अपने आधुनिक साहित्यकार हो सकते थे, जो भी शामिल हो सकते थे, इंपॉर्टेंट है, उन सभी को मैंने इन जो क्लास है इसमें शामिल किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।